नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन अहम। एआईएडीएमके के विधायकों की चेन्नई में बैठक। पार्टी के दोनों खेमों के विलय की उम्मीद। कांग्रेस का वोटिंग मशीन को लेकर केंद्र पर हमला। सभी ईवीएम से पर्चे निकलने की व्यवस्था की मांग। केंद्र पर लगाया जानबूझकर देरी का आरोप। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक। घाटी में शांति के लिए सभी विकल्पों पर विचार। यशवंत सिन्हा समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया। सेना ने राजनयिक पहुंच देने से किया इनकार। हालात पर विदेश मंत्रालय की नजर। भारत और नेपाल की शिष्टमंडल स्तर की वार्ता आज। आपसी रिश्ते मजबूत बनाने पर जोर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम। तमिलनाडु की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। एआईएडीएमके ने आज अपने सभी विधायकों की चेन्नई में बैठक बुलाई है। बैठक में शशिकला और पनीरसेल्वम खेमे के विलय पर बातचीत होने की उम्मीद है। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बीदुरई के बयान के बाद तमिलनाडु की सियासत बीती रात हलचल भरी रही। टीटीवी दिनाकरन पर लगे आरोपों के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री के थंगामणि के आवास पर सोमवार देर रात करीब 1.5 घंटे मंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक पहले से तय नहीं थी। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में पार्टी के दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री डी जयकुमार ने कहा कि विलय को लेकर रूपरेखा तैयार करने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी 123 विधायक इस विलय के पक्ष में हैं। We are ready to whatever the talks actually between OPS and ours means we welcome. OPS opened, we are ready means we are also ready for that. Morning our Deputy Speaker Parliament clearly told that it's a welcome message. इधर एआईएडीएमके पार्टी के 25 मंत्रियों ने आपात बैठक कर जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने विश्वास जताया था कि दिनाकरन विवाद के बाद पार्टी की एकजुटता को लेकर पहल की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने के मामले में फंसे एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है और मामले में कानूनी लड़ाई की बात कही है। इधर दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के बिचौलिए को पकड़कर दिनाकरन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं डीएमके और पनीरसेल्वम गुट ने चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावे के बीच दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक शख्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के साथ दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया है। उसके बयान के आधार पर एआईएडीएमके के नेता शशिकला के भतीजे और उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। The crime branch of Delhi police has arrested one Sukesh Chandrasekhar, who, as per information, had promised Shri TTV Dinakaran of AIADMK Sasikala faction that he would influence the election commission to obtain a favorable order for them in lieu of consideration of rupees 50 crores. टीटीवी दिनाकरन ने आरोपों को खारिज किया है और सुकेश चंद्रशेखर से कभी नहीं मिलने की बात कही है। Delhi police, I will legally face it. What is there? I will answer them. And I don't know anybody by this name. विपक्षी पार्टी डीएमके का कहना है कि इससे शशिकला गुट की हकीकत सामने आ गई है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। They are trying to bribe the election commission, which means they say that they have no majority. Somehow by some hook or crook, they want to capture the party. That is very explicit. And the election commission should also investigate into the matter.
इस बीच AIADMK के पनीरसेल्वम गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग में अपने समर्थन में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के हलफनामे दाखिल किए और दिनाकरन पर आरोपों को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया है। Mr. Dinakaran has sought for time. Now it shows that only for these type of bribery attitudes or attempt against the law, he sought for time. Has involved in such an activities, which is shameful thing to the democracy. AIADMK महासचिव जय जयललिता के निधन के बाद पार्टी शशिकला नटराजन और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में दो खेमों में बंट गई है। दोनों गुट दो पत्तियों वाले पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। RK नगर उपचुनाव से पहले आयोग ने इस निशान को जब्त कर लिया है। आचार संहिता के उल्लंघन के चलते RK नगर उपचुनाव रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज आज बंद रखने का फैसला किया है। इस बीच पुलिस ने सेना और BSF के जवानों पर FIR दर्ज की है। सरकार ने कहा है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। कश्मीर के कई जिलों में सोमवार को छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाए। ये छात्र पुलवामा के कॉलेज में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का विरोध कर रहे थे। छात्रों ने रैलियां निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रदर्शन को देखते हुए घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। Central government as well as state government, they are doing their best to control the situation, and we shall be able to do it. Our police is brave police, our security forces they are brave people, and we shall definitely be able to deal with this. जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और BSF के अज्ञात जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक प्रदर्शनकारी को जीप से बांधने के आरोप में सैन्य कर्मियों पर FIR दर्ज की गई। वहीं शनिवार को श्रीनगर के बाटमालू इलाके में फायरिंग में एक युवक की मौत के मामले में BSF जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि दोनों FIR में किसी को नामजद नहीं किया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि PDP BJP सरकार में हालात खराब होते जा रहे हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि अंधेरा और अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन हालात में भी महबूबा मुफ्ती कुर्सी को पकड़े रखे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। लोगों ने इनको बीजेपी को आउट रखने के लिए वोट दिया, बाद में जाके उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया। ये लोगों के जहन में उतरा नहीं, इतना डीपली हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो अभी सूरत हाल है उसी की वजह से। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सुरक्षा बलों को संयम बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने बीते दिनों हुई घटनाओं पर पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में कल गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। इस दौरान उन सभी विकल्पों पर विचार विमर्श हुआ जिससे घाटी के हालात फिर सुधर सके। इस बीच खबर है कि कश्मीर का दौरा करने वाले BJP दल ने भी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। घाटी में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्र सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद कश्मीर के हालात की समीक्षा की गई। बैठक में सभी पक्षों के बीच शांति वार्ता करने समेत अन्य विकल्प अपनाने पर विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने गृह मंत्री को हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सरकार किसी भी गुट से संविधान के दायरे में बातचीत के लिए पहले से ही तैयार है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या ऐसे किसी अलगाववादी गुट से बातचीत करना सार्थक विकल्प होगा जो प्रदर्शनकारियों के गुटों पर किसी तरह का प्रभाव रखता हो। इस बीच खबर है कि बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा की अगुवाई वाले दल ने घाटी के मौजूदा हालात से निपटने से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पीटीआई के मुताबिक रिपोर्ट में सरकार से बहुपक्षीय बातचीत शुरू करने और मानवाधिकारों में सुधार की सिफारिश की गई है। सरकार में रिपोर्ट को लेकर चर्चा होना अभी बाकी है। पिछले साल इस दल ने अलगाववादी गुटों से बातचीत के विकल्पों की संभावनाएं तलाशने के लिए घाटी का 2 बार दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 3 तलाक के मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर राजनीतिक वर्ग की चुप्पी पर सवाल उठाया।
जबकि कांग्रेस ने कहा कि सुधार की पहल मुस्लिम समाज खुद करे। समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक मुद्दे की तुलना महाभारत के द्रौपदी प्रसंग से की। उन्होंने कहा कि इस मसले पर देश के राजनीतिक वर्ग की चुप्पी पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वह सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि अदालत और विधि आयोग पहले ही इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। वनस्पत के इसे हम राजनीतिक मुद्दा बनाए, इसे सोशल मुद्दा बना करके और सोशली और उसमें भी मुस्लिम समाज आगे आए, उनको गोलमोल बातें नहीं करके एक सीधी लाइन दें, ये सब लोगों की मंशा है। लेकिन कोर्ट के विचाराधीन है, कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। लॉ कमीशन के साथ साथ विभिन्न आयोगों और लोगों की राय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है और वो सोच समझकर कोई भी दिशा निर्देश सरकार को देगा। तो यदि कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो अपनी एक व्यक्तिगत विचारधारा अवश्य बता रहा है, लेकिन हमें निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर कहा है कि 3 तलाक की व्यवस्था में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। खुद महिलाओं की बात सुनना है तो आप जाइए किसी मुस्लिम इलाके में, घरों में महिलाओं से बुला पूछिए कि वो पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को मानती है, शरीयत को मानती है, या इन औरतों की बात को मानती है कि जो ये बात कह रही है कि साहब हम नहीं मानते। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को 3 तलाक पर एक आचार संहिता जारी की थी। बोर्ड ने कहा है कि बेवजह तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार जेनेरिक दवाओं के लिए कानून लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूरत में एक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में कई नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यह अस्पताल पाटीदार समाज के एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं मुहैया करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जेनेरिक दवाओं के लिए कानून लाएगी, साथ ही डॉक्टर को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाएं ही लिखने की सलाह दी। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। हम कानून और व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने सूरत के इच्छापुर हीरा पॉलिशिंग इकाई की शुरुआत की। उन्होंने यहाँ के हीरा उद्योग से जुड़े लोगों से कहा कि वो रत्न और ज्वेलरी के क्षेत्र में देश को अव्वल बनाने के लिए काम करें। डायमंड में आपने डायमंड बनी गया, पण हवे आपने जेम्स एंड ज्वेलरी में दुनिया में नंबर 1 थवू छे। धन्यवाद भाइयों। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने तापी का दौरा किया, जहां उन्होंने सुमुल आइसक्रीम प्लांट के कैटल फीड इकाई की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सिलवासा में पासपोर्ट केंद्र समेत तमाम सरकारी प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने केंद्र पर जानबूझकर मतदान के समय पर्ची निकलने की व्यवस्था में देरी करने का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के केंद्र से अपील का हवाला देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार ने आयोग को 3000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मुहैया कराए ताकि भविष्य के चुनाव के लिए पर्ची निकलने की सुविधा वाली मशीनें खरीद सकते। उन्होंने कहा कि जब तक सभी मशीनों में वीवीपीएटी का इस्तेमाल नहीं होता तब तक बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। उच्चतम न्यायालय कहता है कि ईवीएम तब माकूल, प्रभावशाली और सही होंगे जब उनके साथ पेपर ट्रेल हो। पेपर ट्रेल आज आपके 58,000 ईवीएम्स के साथ है, उसमें से 15.5 लाख के पास है ही नहीं, 16 लाख है टोटल ईवीएम। 150 वर्ष लगेंगे, आप रुपये दे नहीं रहे हैं। 3000 करोड़ चाहिए 2019 के इलेक्शन को, और उसमें कहा है चुनाव आयोग ने कि आज चाहिए। तो जब तक आप वो नहीं कर सकते
आप असमक्ष हैं, असमर्थ हैं, असक्षम हैं, तो आप पेपर बैलेट क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में सभी वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। निगम चुनाव में जीत दर्ज होने पर जनता पर निगम कर का बोझ नहीं डालने का वादा किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसके लिए नए कर लगाए बिना 5,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की योजना है। नगर निगम में अलग से शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग स्थापित करने का भी चुनावी वादा किया गया है। साथ ही 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 2 साल में सभी सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का भी वादा किया है। लोगों तक सर्विस पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात भी कही गई है। इस बार एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने 3 घोषणा पत्र जारी करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में दूसरा घोषणा पत्र आज जारी होगा। हमारे जो रेडी पटरी वाले हैं, ये रेडी पटरी वाले 500 रुपए से 1,000 रुपया प्रतिदिन रिश्वत ये लोग कॉर्पोरेशन के और पुलिस के लोगों को देते हैं, जब जाकर के रेडी पटरी लगती है। अगर इनको हर महीने का 1,000 लाइसेंस फीस लेकर के परमानेंट लाइसेंस इनको दे दिया जाए, ये खुशी खुशी, बहुत खुशी खुशी 1,000 रुपया देंगे और 5 लाख लोगों को 1,000 रुपया इनसे इकट्ठा करें तो उसी से 600 करोड़ रुपया बन जाता है। तमाम अहम खबरें जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह का एमबी वैली प्रॉपर्टी बेचने का आदेश दिया है। इसकी कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए है। समूह की ओर से 5,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। अदालत ने कंपनी को 48 घंटे के भीतर प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियां बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकारियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर उसका आदेश नहीं माना गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शीर्ष अदालत ने 28 अप्रैल को सुब्रत रॉय को पेश होने को कहा है। फरवरी में कोर्ट ने एमबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा को निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 21 अप्रैल को कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को भर्ती के रोड मैप के साथ भेजें। भर्तियां ना करने से नाराज कोर्ट ने कहा कि यह मामला 2013 से लंबित है, लेकिन इन राज्यों में कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इतने पद खाली हैं तो आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निगरानी करने की बात भी कही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर फेमा कानून के तहत 45 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप है। ईडी ने नोटिस में कहा कि मिसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी निवेशकों को बेचे गए वासन चेन्नई कंपनी के शेयरों में 45 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का एजेंसी का आरोप है कि इस सौदे का फायदा कार्ति को मिला। ईडी ने ऐसा ही नोटिस वासन हेल्थ केयर को भी जारी किया है। कंपनी पर 2,262 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पीके कुन्हाली कुट्टी ने केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट जीत ली है। उन्होंने उपचुनाव में सीपीएम उम्मीदवार एमबी फैजल को 1,70,000 से ज्यादा वोटों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एन श्रीप्रकाश तीसरे स्थान पर रहे। पीके कुन्हाली कुट्टी अभी केरल विधानसभा के सदस्य हैं। मल्लापुरम की सीट के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले गए थे। ये सीट आईओएमएल के सांसद ई अहमद के निधन से खाली हुई है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि विविधता में एकता ही भारत की ताकत है, इसे हर हाल में बरकरार रखना होगा। बिहार के पटना में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि एक तिरंगा और संविधान के दायरे में काम करना हमारी खूबी है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश को एकजुट रखने के लिए सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता जैसे विचारों के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह ने पूरे विश्व को बताया कि शासन के अत्याचार का मुकाबला सत्य और अहिंसा के जरिए भी किया जा सकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश में शिक्षा बजट का आवंटन बढ़ाने और प्राथमिक शिक्षा पर खास ध्यान देने पर जोर दिया है। सोमवार को ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा और शोध में निवेश बढ़ाए बिना दुनिया में भारत की रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में शिक्षा बजट का आवंटन दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहद कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टालते हैं, जो सही नहीं है। Allocation both at the central government level and at the state level to education is abysmally low and is not targeted to achieving higher quantitative and qualitative results. It is unfortunate, but our public opinion is not willing to address this problem. उपराष्ट्रपति ने देश में रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में योग्य लोगों को विदेश जैसा सम्मान मिलना जरूरी है। My thinking is that we made one fundamental mistake. We separated research from teaching. You see, the two are not separable. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बदलते वक्त के मद्देनजर शिक्षा को तकनीक और कौशल विकास के साथ जोड़ने की भी पुरजोर वकालत की। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के सामने कुछ दिनों पहले ही पुरजोर तरीके से राजनयिक पहुंच की मांग रखी थी। सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने साफ किया कि जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह जाधव तक पहुंचने की भारत की 14वीं कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। हालांकि भारतीय अधिकारियों को इस बारे में पाकिस्तान की ओर से फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। जाधव को पिछले हफ्ते कथित जासूसी के मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसे लेकर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर जाधव को फांसी हुई तो ये पूर्व नियोजित हत्या होगी और इसके चलते द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत और नेपाल के बीच आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। भारत दौरे पर आई नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं से मिलेंगी। इस दौरान विकास, व्यापार, क्षेत्रीय संबंधों के अलावा मधेशी मामलों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति भंडारी नेपाल में 14 मई को होने वाले निकाय चुनाव के लिए भारत से सहयोग की अपील कर सकती हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज उनके सम्मान में भोज देंगे। नेपाली राष्ट्रपति गुजरात और ओडिशा का दौरा भी करेंगी और द्वारका, सोमनाथ और पुरी के मंदिर जाएंगी। विद्यादेवी भंडारी कल से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिल्ली आई हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती देना है। मार्च में थोक महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है और ये फरवरी के 6.55% से घटकर 5.70% पर आ गई है। हालांकि मार्च में खाने पीने की महंगाई में इजाफा हुआ है। मार्च में इन चीजों की थोक महंगाई 2.69 से बढ़कर 3.12% रही है। वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई घटकर 2.99% रही है। वहीं महीने दर महीने आधार पर फ्यूल पावर की महंगाई दर 21.02% से घटकर 18.16% हो गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को छद्म युद्ध छेड़ने के खिलाफ आगाह किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने कहा कि पाकिस्तान सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। उनका बयान पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात से एक दिन पहले आया। रविवार को वो अफगानिस्तान के दौरे पर थे। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। अफगानिस्तान दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर ने कहा कि पाकिस्तान को सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया कि कूटनीति के बजाय छद्म युद्ध से लंबित मुद्दों का हल निकालना
घातक हो सकता है। Well, as all of us have hoped for many, many years, we've hoped that Pakistani leaders will understand that it's in their interest to go after these groups less selectively than they have in the past, and that the best way to pursue their interests in Afghanistan and elsewhere is through diplomacy, not through the use of proxies that engage in violence. अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब वहां पाकिस्तान के खिलाफ कठोर नीति पर चर्चाएं हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसमें आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सहयोगी देश नहीं मानना शामिल है। पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद को आतंकी समूहों पर कार्रवाई से जोड़ने पर भी बहस चल रही है। साथ ही पाकिस्तान के लिए एक नए दूत की नियुक्ति हो सकती है। Well, no one should support the Taliban. No one should support armed resistance against the Afghan government and the Afghan people. And so what we would like is all countries in the region to play a productive role. भारत और अफगानिस्तान आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन दोनों देशों को निशाना बनाते हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के साथ तालिबान भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की करते हैं। कभी क्रूर सास तो कभी सख्त मां का किरदार जीवंत करने वाली अभिनेत्री ललिता पवार की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। तकरीबन 600 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। उन्होंने श्री 420, 9211, सुजाता, हम दोनों, प्रोफेसर, 100 दिन सास के, मिस्टर एंड मिसेस जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने ललिता पवार की प्रतिभा को नई दिशा दी। उन्होंने फिल्म अनाड़ी में ललिता को ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल मिसेस डिसूजा की भूमिका दी। इस किरदार ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रामानंद सागर ने धार्मिक सीरियल रामायण बनाया तो इसमें मंथरा दासी की भूमिका के लिए ललिता पवार को चुना। कैंसर की वजह से 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन अहम। एआईएडीएमके के विधायकों की चेन्नई में बैठक, पार्टी के दोनों खेमों के विलय की उम्मीद। कांग्रेस का वोटिंग मशीन को लेकर केंद्र पर हमला, सभी ईवीएम से पर्चे निकलने की व्यवस्था की मांग, केंद्र पर लगाया जानबूझकर देरी का आरोप। जम्मू कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय की बैठक, घाटी में शांति के लिए सभी विकल्पों पर विचार, यशवंत सिन्हा समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया, सेना ने राजनयिक पहुंच देने से किया इनकार, हालात पर विदेश मंत्रालय की नजर। भारत और नेपाल के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता आज, आपसी रिश्ते मजबूत बनाने पर जोर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।